देखने वाले हैं एकांगी संजय से बहू की विदा। इस कहानी के देखने के पहले आपका इस वर्ग में स्वागत है। पहले लेसन हम एकांगी संजय में देखे थे संस्कार और भावना के बारे में। अब हम देखने वाले हैं बहू की विदा। इस लेसन में आप जाने के पहले इस एकांकीकार का परिचय हम देखेंगे। श्री विनोद रस्तोगी इस कहानी का यानी इस एकांकीकार है। इनका जन्म 1933 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में शमशाबाद नामक गांव में हुआ। आरंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने कानपुर में रहकर अपनी विद्यालय की परीक्षा उत्तीर्ण किया यानी ग्रेजुएट हुए। उसके बाद हिंदी में एमए किया। ये आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र में नाट्य निर्देशक के पद में, इसका मतलब है आकाशवाणी का मतलब आपको मालूम है, आसमान से आने वाली आवाज़ को हम आकाशवाणी कहते हैं, उसमें काम करते। ये नाट्य निर्देशक का मतलब डायरेक्टर का काम वहाँ वे करते रहे। अब तक आपकी कई उपन्यास, सदा, कविता, संग्रह यानी संग्रह का मतलब है कलेक्शन, जमा करना, वो सब प्रकाशित हो चुके हैं। बहुत सारे उपन्यास आपके कलेक्शन प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी रचनाओं में मानव जीवन की समस्याओं की खूबी, बेखूबी का मतलब है यहाँ अच्छी तरह से चित्रण हुआ है। यानी ये आकाशवाणी में एक नाट्य निर्देशक का डायरेक्टर का काम करते थे और ये इनका उपन्यास भी बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे। इनकी रचनाओं के द्वारा मानव के जीवन की समस्या भी हमें अच्छी तरह से मालूम हो चुका था। अब हम पात्र परिचय देखेंगे। पहला है जीवनलाल, एक धनी व्यापारी है। ये जीवनलाल के द्वारा इस कहानी शुरू हो रही है। ये मुख्य पात्र है इसमें। जीवनलाल एक धनी व्यापारी है। इसका अवस्था यानी इसका एज 50 वर्ष की है। राजेश्वरी जीवनलाल की पत्नी राजेश्वरी है। इसकी अवस्था यानी 46 वर्ष की है। रमेश जीवनलाल का पुत्र है। इसका अवस्था यानी उसकी अवस्था 22 वर्ष का है। कमला रमेश की पत्नी है। उसकी अवस्था 19 वर्ष की है। कमला का भाई प्रमोद कमला का भाई है। इसका अवस्था 23 वर्ष का है। पहला है जीवनलाल, इसका उम्र 50 वर्ष की है और राजेश्वरी इसकी उम्र 46 वर्ष की है और रमेश इसका उम्र 22 वर्ष का है और कमला उसकी बीवी 19 वर्ष की है और प्रमोद यहाँ 23 वर्ष की उम्र वाला है। अब हम कहानी को देखेंगे। एकांकी का कथानक का मतलब है छोटी कहानी। बहू की विदा एकांगी में समाज में व्यप्ता का मतलब है यहाँ समस्या यानी रीति रिवाज, दहेज की समस्या को चित्रित किया गया है। यहाँ एक दहेज की समस्या लेकर एक छोटी सी कहानी दिए गए हैं। एकांगी में एक धनी व्यापारी जीवनलाल अपनी बहू को यानी यहाँ कहाना है। इस कथा का नायक है जीवनलाल। वह एक धनी व्यापारी है। वह अपनी बहू को रक्षाबंधन के अवसर पर मायके जाने की अनुमति नहीं देता है क्योंकि बहू की मायके वाले ने उसको दहेज में
उसकी मांग पूरी नहीं करने पर वह जीवनलाल बहुत धनी था, लेकिन उसके मन में लालच बहुत थी। इसीलिए वह दहेज के कारण अपनी बहू को विदा नहीं करना चाहता था। जब कमला का भाई रमेश उसको लेने वहां आता है तो वह इनकार कर देता है। जीवनलाल इनकार करने से रमेश बहुत दुख हो जाता है। लेकिन यहाँ राजेश्वरी यानी उसकी सास कमला की सास यहाँ कमला को बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वह उसके पक्ष में खड़ी हो जाती है। धनीलाल की इस व्यवहार उसे पसंद नहीं आती है, क्योंकि बहू तो बेटी समान होती है। इसीलिए राजेश्वरी कहने पर भी जीवनलाल इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। इसके कारण उसे मैके भेजने में इनकार कर देता है। तब रमेश जीवनलाल का बेटा है। वह जब अपनी बहन को लेने उनके ससुराल गया तो वहां भी उसकी बहन के ससुराल वाले ने कहते हैं कि दहेज की समस्या खड़े कर देते हैं। रमेश अपनी बहन को बुलाए बिना अपने घर वापस आ जाता है। तब जीवनलाल को इसके बारे में मालूम होता है तो तभी उसका मन परिवर्तित हो जाता है। रमेश से पूछने पर वह कहता है कि ससुराल वाले दहेज की मांग करते हैं। इस घटना को देखकर जीवनलाल का हृदय वहीं परिवर्तित हो जाता है। वह खुशी खुशी अपनी बहू को उसके भाई के साथ विदा कर देता है। जीवनलाल दहेज लोभ है, परंतु वह भूल जाता है कि वह जैसा व्यवहार अपने बहू के साथ कर रहा है, उसकी बेटी के साथ वैसे ही व्यवहार उसके ससुराल वाले भी कर सकते हैं। एकांकी में एकांकीकार ने बहू बेटी का अंतर को समाप्त करने के ही पारिवारिक और सामाजिक शास्त्र पर हितकर माना है। एकांकी का उद्देश्य यानी संदेशा बहू की विदा का ये भारतीय समाज में व्यप्ता दहेज की कृतियां तथा उसकी अभिशाप पर करार पहरा किया गया है। वर्तमान समाज में बेटी के जन्म से ही उसके विवाह के समय दिए जाने वाले दहेज को लेकर माता पिता चिंतित रहने लगते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार वे बेटे की विवाह पर दहेज भी देते हैं, परंतु धनी के लोभ ससुराल वाले उसे तृप्त नहीं होते हैं और बहू की तरह तरह से उसे तंग करते हैं। ससुराल वाले भी ये भूल जाते हैं कि उनके भी पुत्र के साथ ऐसे ही उसके ससुराल वाले कर सकते हैं। एकांकीकार का संदेशा है कि बेटी हो या बेटा, उनके दर्द को हम समझना चाहिए। बेटे वाली को यानी उनके घर वाले के पीड़ा को समझकर इस प्रकार का दहेज का ये निर्णय को हम समाप्त करना चाहिए। अब हम देखेंगे प्रश्नों के उत्तर। पहला है, अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबर का घर देखते, झोपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा। इसमें पहला प्रश्न है, यहाँ वक्ता और श्रोता कौन है। वक्ता ने उपर्युक्त कथन श्रोता की किस बात के उत्तर में कहा है। इसका उत्तर है कि वक्ता जीवनलाल है और श्रोता प्रमोद है। जीवनलाल प्रमोद से कहा कि यदि उसे अपने बहन की विदा करनी थी तो दहेज पूरी क्यों नहीं दिया। प्रमोद ने जब ये कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सका उतना है हम दिया, तो प्रमोद की ये बात सुनकर जीवनलाल ने
उपयुक्त कथन कहा, क्योंकि आपकी क्या सामर्थ्य है उसकी तरातर कर कर आपके रिश्ता जोड़ना चाहिए। यही वाक्य जीवनलाल ने प्रमोद से यहाँ किया है। दूसरा है झोपड़ी और महल शब्द द्वारा किस किस की ओर इंगित किया गया है। जीवनलाल ने अपनी किए अपमान का उल्लेख किया। इसका उत्तर है झोपड़ी कहकर जीवनलाल ने प्रमोद पर किया है। का मतलब शब्द के अत्याचार किया है। महल शब्द का प्रयोग हैसियत वालों के लिए किया गया है। जीवनलाल के अनुसार जो लोग सामर्थ्यवान हैं उन्हें सामर्थ्यवान लोगों से रिश्ता जोड़ने का सपना नहीं देखना चाहिए। यानी गरीब हो तो आपका रिश्ता कहाँ जोड़ना चाहिए? गरीबों से जोड़ना चाहिए। धनी लोगों से गरीब लोगों का रिश्ता कभी भी नहीं जोड़ना चाहिए। यही है इस उत्तर का अर्थ। तीसरा प्रश्न है प्रमोद कौन था? वह कैसे विदा करना चाहता था और क्यों? इसका उत्तर है प्रमोद कमला का भाई है। उसकी अवस्था 23 वर्ष है। वह अपनी बहन जो जीवनलाल की बेटे के पत्नी है, यानी जीवनलाल रमेश का पत्नी कमला है, उसको विदा करने आया था। क्योंकि हर लड़की का सपना होता है कि विवाह के बाद पहले सावन अपने माता पिता के यहाँ बिताए। क्योंकि हर लड़की का सपना होता है कि विवाह के बाद पहले सावन अपने माता पिता के यहाँ बिताए। चौथा प्रश्न है जीवनलाल ने बहू की विदा करने के लिए क्या शर्त रखी? उसका परिचय दीजिए। इसका उत्तर है जीवनलाल ने बहुत लोभी व्यक्ति था, यानी बहुत पैसे का लालच उसमें था। वह दहेज का लोभी था, यानी उसको दहेज में बहुत कम रकम मिलने पर वह दहेज की मांग पूरी करने पर उसकी भाई को, यानी अपनी बहू की भाई से एक बात करता है। उसे अपनी बहू कमला को उसके भाई प्रमोद के साथ विदा करने के लिए 5,000 रुपया की मांग की, जिसके भाव में विदा करना असंभव बताया। इस प्रश्न द्वारा हमें पता चलता है कि धनी व्यापारी यानी जीवनलाल एक लोभी आदमी था, यानी अपनी बेटी से, यानी अपनी बेटी समान बहू से दहेज की मांग पूरी करने के लिए उसे मायके भेजने पर उसके भाई को, यानी प्रमोद से ये बातचीत करता है। इसे हमें मालूम पड़ता है कि हम कभी भी अपने रिश्ते धनी यानी अमीर वालों से करने पर ये अवस्था हमें ज़रूर देखना पड़ेगा। इसके द्वारा हमें मालूम पड़ता है कि हमारी बराबरी की, यानी हमारी क्या सामर्थ्य हो उसकी बराबरी का रिश्ता हमें जोड़ना चाहिए। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे। दो क्या कर लेता? मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है उसमें। वह मेरा बेटा है। तुम्हारी तरह बड़ों के मुंह लगने की बदतमीजी करने वाला कोई आवारा छोकरा नहीं। अब हम एक एक करके प्रश्न को देखेंगे। पहला है वक्ता और श्रोता कौन है? वक्ता ने प्रयुक्त कथन श्रोता के किस वाक्य को सुनकर कहा? इसका उत्तर है वक्ता यहाँ जीवनलाल है और श्रोता प्रमोद है जो कमला का भाई है। कमला जीवनलाल के बेटे रमेश की पत्नी है। जब प्रमोद ने उसने कहा कि मेरी भोली भाली बहन ने आपका क्या बिगाड़ा है जो विदा करके आप उसे बदला ले रहे हैं? अगर रमेश बाबू होते तो। प्रमोद के इस वाक्य के उत्तर में ही जीवनलाल ने युक्त कथन कहे,
यानी इसमें जीवनलाल श्रद्धा थे और प्रमोद यहाँ कहता है कि अपने बहन की अपमान ना करे, क्योंकि यहाँ रमेश बाबू होते हैं तो ये बात सुनकर चुपचाप नहीं रहते। इस वाक्य प्रमोद ने कहने पर जीवनलाल का उत्तर यही होता है। यहाँ जीवनलाल अपने बेटे का सम्मान यानी उसे कहते हैं कि वो बड़े के मुंह कभी भी नहीं लगता, वे प्रमोद के जैसे नहीं आवारा छोकरा है। यही उत्तर जीवनलाल ने यहाँ अपने बेटे के द्वारा कहते हैं। दूसरा प्रश्न है वक्ता और श्रोता, यानी पहले में हम देखें वक्ता यहाँ जीवनलाल है और श्रोता प्रमोद है। दूसरा में वक्ता ने अपने बेटे रमेश की पत्नी कमला को विदा करने के लिए क्या शर्त रखी और क्यों? हम पहले प्रश्न में वक्ता को जीवनलाल के द्वारा हम सुने थे। इसमें भी जीवनलाल अत्यंत लोभी यानी तथा बरदारी में यानी जाति में बारात की खरीदारी यानी यहाँ लव दोनों घर की लव ठीक नहीं होने के कारण उसकी हंसी भी हुई थी, यानी प्रमोद की हंसी भी यहाँ हुई थी। तीसरा प्रश्न है अपने बेटे की प्रशंसा यानी तारीफ करते हुए वक्ता ने क्या कहा? वक्ता का मतलब यहाँ है जीवनलाल ने क्या कहा? उत्तर है जीवनलाल ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए यानी तारीफ करते हुए प्रमोद से कहा कि वह तुम्हारे तरह बड़ों की मुंह नहीं लगता, वह सभ्य तथा आज्ञाकारी बेटा है, बहुत अच्छा लड़का है जो अपने पिता के समान कभी मुंह नहीं खोलता है। यहाँ जीवनलाल ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हैं। चौथा प्रश्न है अपमान से तिल मिलाकर श्रद्धा ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? प्रतिक्रिया का मतलब रिएक्शन यहाँ क्या है? इसका उत्तर है जीवनलाल के प्रयुक्त कथन सुनकर प्रमोद ने स्वयं को अपमानित महसूस किया तथा वह तिल मिलाकर बोला कि बाबूजी बेटी वाले समझकर ही आप मेरा अपमान कर रहे हैं, परंतु ये मत भूलिए कि आप भी बेटी वाली है। प्रमोद का आशय था, इन आशय का मतलब यहाँ मीनिंग था कि यदि आपके साथ बेटे वाले भी इस प्रकार का मानचानक यानी अब्यूज करे तो आपको कैसे लगेगा? प्रमोद यहाँ कहता है कि जीवनलाल के पास आप भी बेटी वाले हैं, आपका अपमान कोई भी किए तो आपको कैसे लगेगा? प्रमोद यहाँ सही उत्तर जीवनलाल को देता है। रो मत, मैं कहता हूँ रोवो मत, इन मोतियों का मुलायम समझने वाले यहाँ कोई नहीं है, पानी से पत्थर नहीं पिघल सकता। इसमें हम अब देखने वाले हैं प्रश्न को हम देखेंगे। रोने वाला कौन था? उसके रोने का कारण स्पष्ट करते हुए उसका परिचय दीजिए। यहाँ उत्तर है रोने वाला प्रमोद की बहन कमला थी। प्रमोद अपनी बहन को विदा करने के लिए जीवनलाल जी के यहाँ आया था, जिससे कि वह पहले श्रावण अपने माता पिता के घर बिता सके, परंतु दहेज का लोभी जीवनलाल अपनी बहू को दहेज के रूप में 5,000 रुपया दिए बिना विदा नहीं करना चाहता था। इसका मतलब है यहाँ रोने वाली कौन थी? कमला थी। वह क्यों रो रही थी? क्योंकि जीवनलाल अपनी बहू को दहेज की 5,000 रुपया रकम देकर उसे विदा करना के लिए कहते हैं, इसीलिए कमला
वहाँ रो रही थी। अब हम दूसरा प्रश्न को देखेंगे। वक्त उसे किस प्रकार सतावना देते हैं और समस्या का हल किस प्रकार निकलने की बात कहता है। यहाँ उत्तर है, प्रमोद ने अपनी बहन को धीरज बांधते हुए कहा कि यहाँ उसके आंसुओं से कोई सी जाने वाले नहीं है। इसका मतलब है कोई भी दया का भाव यहाँ रखने वाले कोई भी नहीं है, इसीलिए रोना बंद करे। वह अपनी बहन को तावना देते हुए कहता है कि वह शीघ्र ही जीवन लाल जी के यहाँ गांव के मराहम के रूप में 5,000 रुपया लेकर फिर आएंगे और अपनी बहन को विदा कराकर ले जाएंगे। इसके लिए वह अपने घर बेच देंगे। भक्ता की बात सुनकर श्रद्धा उसे ऐसे करने से रोकते हुए क्या कहता है। इसका उत्तर है, प्रमोद की बहन ने जब यहाँ सुनकर कहती है कि उसका भाई मेरे ससुर जीवन लाल को 5,000 रुपया देने के लिए अपने घर भेजने की योजना बना रहा है, तो उसे ऐसा ना करने को कहा, क्योंकि एक छोटी सी इच्छा पूरी करने के लिए इतनी बड़ी रकम चुकाना उचित नहीं। साथ ही 2 साल में विमला का विवाह भी करना होगा, तब भी रुपया की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, कमला को ये बात पसंद नहीं आती है, क्योंकि जीवनलाल रो मत, मैं कहता हूँ रो मत। इन मोतियों का मुलायम समझने वाले यहाँ कोई नहीं है। पानी से पत्थर नहीं पिघल सकता। इसमें हम अब देखने वाले हैं, प्रश्न को हम देखेंगे। रोने वाला कौन था? उसके रोने का कारण स्पष्ट करते हुए उसका परिचय दीजिए। यहाँ उत्तर है, रोने वाला प्रमोद की बहन कमला थी। प्रमोद अपनी बहन को विदा करने के लिए जीवन लाल जी के यहाँ आया था, जिससे कि वह पहले श्रावण अपने माता पिता के घर बिता सके। परंतु दहेज का लोभी जीवनलाल अपनी बहू को दहेज के रूप में 5,000 रुपया दिए बिना विदा नहीं करना चाहता था। इसका मतलब है, यहाँ रोने वाली कौन थी? कमला थी। वह क्यों रो रही थी? क्योंकि जीवनलाल अपनी बहू को दहेज की 5,000 रुपया रकम देकर उसे विदा करना के लिए कहते हैं, इसीलिए कमला वहाँ रो रही थी। अब हम दूसरा प्रश्न को देखेंगे। वक्त उसे किस प्रकार सतावना देते हैं और समस्या का हल किस प्रकार निकलने की बात कहता है। यहाँ उत्तर है, प्रमोद ने अपनी बहन को धीरज बांधते हुए कहा कि यहाँ उसके आंसुओं से कोई सी जाने वाले नहीं है। इसका मतलब है कोई भी दया का भाव यहाँ रखने वाले कोई भी नहीं है, इसीलिए रोना बंद करे। वह अपनी बहन को तावना देते हुए कहता है कि वह शीघ्र ही जीवन लाल जी के यहाँ गांव के मराहम के रूप में 5,000 रुपया लेकर फिर आएंगे और अपनी बहन को विदा कराकर ले जाएंगे। इसके लिए वह अपने घर बेच देंगे। भक्ता की बात सुनकर श्रद्धा उसे ऐसे करने से रोकते हुए क्या कहता है। इसका उत्तर है, प्रमोद की बहन ने जब यहाँ सुनकर
कहती है कि उसका भाई मेरे ससुर जीवनलाल को 5,000 रुपया देने के लिए अपने घर भेजने की योजना बना रहा है, तो उसे ऐसा ना करने को कहा, क्योंकि एक छोटी सी इच्छा पूरी करने के लिए इतनी बड़ी रकम चुकाना उचित नहीं। साथ ही साल 2 साल में विमला का विवाह भी करना होगा, तब भी रुपया की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, कमला को ये बात पसंद नहीं आती है, क्योंकि जीवनलाल, अरे तुम यहाँ खड़ी हो, जाकर तैयार करो स्वागत की। जरा यहाँ भी तो देख ले कि नाक वाले अपनी बेटी की स्वागत कैसे करते हैं। इसमें आपको देखना है कौन वाक्ता है और कौन श्रद्धा है। पहला प्रश्न है, वाक्ता और श्रद्धा का परिचय दीजिए। यहाँ वाक्ता है जीवनलाल है और यहाँ सुनने वाली श्रद्धा की जगह ले रही है राजेश्वरी, उसकी पत्नी, जीवनलाल की पत्नी राजेश्वरी यहाँ श्रद्धा है। जीवनलाल की अवस्था यहाँ 50 वर्ष है, यानी उसकी उम्र यहाँ 50 वर्ष की है और राजेश्वरी की उम्र 46 वर्ष की है। जीवनलाल बहुत लोभी, लोभी का मतलब आपको मालूम है, बहुत कंजूसी और बहुत इच्छा करने वाला। कोई भी आपको पैसा की मांग करने वाले को लोभी कहते हैं। और क्रोधी, क्रोधी का मतलब गुस्सा वाला है। और हटी, हटी का मतलब जिद्दी है, बहुत जिद्दी वाला आदमी भी जीवनलाल है। और जबकि उसकी पत्नी राजेश्वरी बहुत नेक और उदार औरत थी। इन दोनों में बहुत सीधी सादी जीवन जीते थे। जीवनलाल भी बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन उसके पास क्या था, लोभी, क्रोधी और जिद्दी उसके पास बनी हुई थी। लेकिन राजेश्वरी बहुत नेक और उदार औरत थी। दूसरा प्रश्न देखेंगे, श्रोता ने वक्ता का उपयुक्त वाक्य सुनकर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसका उत्तर है, राजेश्वरी ने जब अपनी पति का उपयुक्त कथन सुना तो उसे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अपने पति के बारे में उसे अच्छी तरह से मालूम है वो किस तरह की इंसान है। इसीलिए पति के इस कथन में उसे पति के अहंकार की बू आ रही थी। इसीलिए उसने चिढ़कर अपने पति से कहा कि आपके मुंह से गालियों के अलावा कभी सीधी बात नहीं निकलती। जब देखो बेढंगी बातें करते रहते हैं। बेढंग का मतलब है कुछ तरह की बातें, कुछ भी यूज़ नहीं होने के शब्द वहाँ कहने का शब्द को हम बेढंगी कहते हैं। यहाँ चिढ़कर इसका मतलब है इरिटेटेड, यानी कुछ भी इरिटेट करते समय हम चिढ़कर बोलेंगे। इसी तरह राजेश्वरी भी अपने पति से इस वाक्य को कहती है। तीसरा प्रश्न है, वक्ता का उस प्रतिक्रिया पर क्या उत्तर था, यानी जीवनलाल का इसमें क्या उत्तर था। जीवनलाल ने अपनी पत्नी का बात का उत्तर देते हुए उसे कहा कि उसने अपने कथन में किसी को गाली नहीं दी। यहाँ गाली का मतलब है गालियाँ देने का शब्द नहीं, किसी को दिल को दुखाने की बात यहाँ कह रही है। तुमने तो मेरी हर बातें में बुराई दिखाई देती है। जीवनलाल ने वहाँ खड़े कमला के भाई प्रमोद से पूछ लिया कि मैंने कोई बुरी बातें कही है। यानी यहाँ प्रमोद की भाई खड़ा हुआ है, उसके पास पूछता है जीवनलाल, मैं तुझे कुछ भी बुरे बात कहा हूँ क्या? नहीं, मैं आपके पास क्या मांगता हूँ, 5,000 रुपया दहेज की रकम ही मैं आपसे मांगता हूँ और मैं आपको कभी भी गाली नहीं दिया हूँ। ये जीवनलाल इसमें कहते हैं। चौथा प्रश्न है, प्रमोद ने उस
अवस्था पर क्या कहा? ये प्रश्न जीवनलाल के मुंह से आने पर प्रमोद का यहाँ उत्तर क्या था? प्रमोद ने जीवनलाल की बात का उत्तर देते हुए कहा कि आपने ठीक ही कहा है, क्योंकि आज के युग में यानी आज की समाज में, आज की दुनिया में पैसा ही सबसे ऊपर है। पैसा के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पैसा ही नाक और मूंछ है। इसका मतलब है पैसा ही सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर पैसा होने पर किसी आदमी के पास भी हम क्या दया की भाव नहीं ले सकते हैं, पा सकते हैं। और उसने कहा जिसके पास पैसा नहीं वह नाक मूंछ होते हुए भी नकड़ा यानी मुंह काटा हुआ, नाक काटा हुआ और पूंछे काटा है। उसका नाक भी और पूंछ भी कटा हुआ है। इसका मतलब है उसके पास पैसा नहीं तो वो कुछ भी उसकी योग्य में कुछ भी बात भी नहीं करना चाहिए। इस पे हमें साफ दिखाई दे रहा है कि जीवनलाल की हठी बातें और उसकी व्यवहार कैसा प्रमोद से हुआ होगा। और राजेश्वरी की गुण के बारे में भी यहाँ हमें मालूम हो रही है। उन्हें क्यों भला बुरा कह रहे हो? बेटी वाली चाहे अपने घर द्वार बेचकर दे दे, पर बेटे वाले की नाक भी सूंघनी रहती है। इस पर हम प्रश्नों को देखेंगे। वक्ता और श्रोता कौन है? उसने श्रोता की कौन सी बात सुनकर ये वाक्य कहा? यहाँ वक्ता है राजेश्वरी और श्रोता है उसकी पत्नी जीवनलाल। राजेश्वरी ने प्रयुक्त बात अपने पति की वह बात सुनकर कही जब उन्होंने कहा था कि हमने तो जीवन भर की कमाई अपनी बेटी के विवाह में दे दी, पर उसके ससुराल वाले की नज़र में पूरी दहेज नहीं दिया गया। वे अत्यंत लोभी है। इसमें राजेश्वरी ने अपनी बेटी की ससुराल वालों के बारे में कहती है। यानी राजेश्वरी की बेटी का नाम है गौरी। गौरी को शादी होने के बाद पहली बार मायके लेके आने पर उसके भाई वहाँ गया था, तब उनके ससुराल वाले ने उसे इनकार करके यानी उसकी बहन की विदा ना करके उससे इनकार करके भेज देते हैं। इस पर राजेश्वरी ने इस को कहती है। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे। उन्हें शब्द का प्रयोग किनके लिए किया गया है? उनके किस काम से जीवनलाल को बहुत ठेस लगी जिसके कारण श्रोता उन्हें बुला भरा क्यों कह रहे थे? इस प्रश्न का अर्थ है कि वहाँ जीवनलाल बहुत ठेस पहुँच गए थे, क्योंकि गौरी का विदा वहाँ नहीं हुआ था। इसीलिए जीवनलाल ने उन्हें यानी उनकी ससुराल वाले को वहाँ डांट रहे थे। अब इसका उत्तर हम देखेंगे। उन्हें शब्द का प्रयोग जीवनलाल ने अपनी बेटी गौरी की ससुराल वाली के लिए किया है। गौरी का भाई अपनी बहन को विदा कराकर लेने गया था, पर उसके ससुराल वाले ने ये कहकर उसे विदा नहीं किया कि गौरी के पिता जीवनलाल द्वारा दहेज कम दिए गए हैं। उनके इस काम से जीवनलाल के सामने यानी जीवनलाल की सम्मान व हमको ठेस पहुंचाई, यानी उनकी गंभीर स्वभाव को एक बहुत सी ठेस यहाँ पहुंचाते हुए दिखाई देते हैं गौरी की ससुराल वाले ने। यहाँ हम का मतलब है गंभीर। अब हम तीसरा प्रश्न को देखेंगे। यहाँ वक्ता ने श्रोता की किस बात के लिए आलोचना की? इसका उत्तर है राजेश्वरी ने अपने पति जीवनलाल की लोभी प्रवृत्ति यानी इसका मतलब है ट्रेंड, उसके ट्रेंड के लिए
उसकी आलोचना की। जीवनलाल अपनी बहू को इसीलिए विदा नहीं कर रहा था क्योंकि उसके अनुसार बहू की विवाह में पूरा दहेज नहीं दिया गया और 5,000 रुपया दहेज के रूप में दिए जाने पर ही वह उसे विदा करके रहेंगे। इसका मतलब है 5,000 रुपया देने पर ही उसका विदा हो सकता है। राजेश्वरी के अनुसार बहू को विदा ना करके वे किसका अपमान कर रहे हैं। में राजेश्वरी ने अपने पति को समझा रही है क्योंकि 5,000 दहेज लेकर ही अपनी बहू की विदा यहाँ करने पर जीवनलाल की लोभी यहाँ दिखाई देती है, लेकिन उनकी बेटी के रूप में ये समस्या खड़े होने पर जीवनलाल बहुत दुख हो जाते हैं। चौथा प्रश्न को अब देखेंगे। वक्ता ने श्रोता की आंखें खोलने के लिए क्या कहा। यहाँ वक्ता है राजेश्वरी और श्रोता है जीवनलाल। जीवनलाल की आंखें खोलने के लिए उसने कहा कि तुम्हारी बेटी को भी उसकी ससुराल वाले ने दहेज कम दिए जाने का शुभ लगाकर विदा नहीं किया, यानी दहेज के कारण बताकर उसे विदा नहीं किए गए हैं। इसका मतलब भी है दहेज के कारण गौरी का विदा वहाँ पूरी नहीं हुई थी। अब तो तुम्हारी आँख खुली जानी चाहिए। वह कार्य तुम कर रहे हो, जो व्यवहार तुम अपनी बेटी के लिए दूसरे से चाहते हो, तुम्हें वही दूसरों की बेटी को भी देना चाहिए। यहाँ राजेश्वरी सही बात कहती है क्योंकि बेटी को क्या वहाँ सम्मान मिलना चाहिए, वहीं आपको यहाँ भी आपकी बहू को भी वही सम्मान आपकी बहू को देनी चाहिए। जब तक बहू और बेटी को एक सा नहीं समझोगे, ना तुम्हें सुख मिलेगा ना शांति। इसमें आपको अच्छी तरह से मालूम हो रहा है कि राजेश्वरी की बात बहुत नेक और साफ दिखाई दे रही है। जभी तो जीवनलाल की आंखें यहाँ खुल गई और वो राजी हो गई कि अपनी बहू की विदा करने में। ये दहेज की मामला इस संसार में एक बहुत बड़ी कलंक है। हमें कभी भी इसके खिलाफ ही चलना चाहिए। इस दहेज का मामला कब खत्म होगी इसके बारे में हमें नहीं मालूम है, फिर भी हमें कोशिश करना पड़ेगा। इस दहेज की समस्या को हम कभी भी समाप्त करेंगे। कब हम समाप्त करेंगे, जब भी हमारी संसार, तभी तो इस संसार में बेटी और बहू की समानता उन्हें मिलेगी। धन्यवाद बच्चे, फिर अगले वर्ग में हम मिलेंगे।